नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो फुल लेंथ सीरीज चल रही थी उसी क्रम में ये 12वां लेक्चर है, 12 लेक्चर है। इससे पहले 11 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक। तो जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे परिवार के मेंबर हैं, उनसे ये गुजारिश है कि पहले वो 11 लेक्चर को कंप्लीट कर लें, देन 12 से स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि आपकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो बेसिक से जो समझ है वो डेवलप होती हुई चली जाएगी। कीवर्ड्स जो भी यूज होते हैं इन्वायरमेंट में, उन सारी चीजों के बारे में आपको एक बेहतर समझ होगी और ज्ञान भी होगा। ठीक। जिससे क्या हो जाता है, जो आने वाले जो वीडियोस हैं, टॉपिक हैं, उनमें जो यूज होने वाले जो कीवर्ड हैं, उनको समझने में आपको मदद मिलती है। और एनवायरनमेंट ना समझने का यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों को कीवर्ड्स नहीं पता होते। अब जैसे बायोम की बात अगर बात हो रही है, ठीक, तो बायोम क्या है, बायोस्फीयर क्या है, इकोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीजें, इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है। तो ये जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, ठीक, इन्हीं से परिभाषा बनेगी, इन्हीं से सारी चीजें डिस्क्राइब होंगी। तो फिर ये चीजें अगर नहीं समझ में आएंगी आपको, तो आप बेहतर समझ डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप पुरानी वीडियोस देखिए। ठीक। तो हम लोग अपने आप लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देन जो आज की जो लाइन थी वो ये थी कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य है जिसको आपने बनाया है, वो मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। ठीक। क्योंकि रियल लाइफ में एग्जांपल देखना हो तो चींटी का एग्जांपल ले सकते हैं कि देखिए, एक चावल के दाने को अकेली किस तरह उसको खींचती है, और उसको पता है कि हम उसको नहीं ले जा सकते हैं, फिर भी वो अथक प्रयास करती है और अंततः वो उसको ले जाने में सफल होती है। ठीक। तो उसी तरह कि कोई भी लक्ष्य है वो अनवांटेड है। ठीक है। बहुत मुश्किल है उसको प्राप्त करने में, लेकिन वो आपके साहस से बड़ा नहीं है। अगर साहस है तो किसी न किसी तरीका, कोई ना कोई रास्ता उसका निकल ही आएगा। ठीक? तो वही चीजें है। तो हारा वही है जो उससे लड़ा नहीं। मतलब आपने कोई लक्ष्य निश्चित किया और उस पे अगर दृढ़ निश्चय रहकर, साहसी बनकर, डट कर उसका मुकाबला नहीं किया, तो फिर आप उसमें पक्का हार जाएंगे। जैसे वार का एग्जांपल ले लिया, युद्ध का ले लिया जाए, तो युद्ध में हारा कौन? जो युद्ध से डरा। ठीक। जो अच्छी तरीके से नहीं लड़ा युद्ध को। ठीक। तो वो हार जाता है। तो वही चीजें रियल लाइफ एग्जांपल में भी है। ये लाइन किसकी थी? विवेकानंद जी की थी। तो फिर आज हम लोग इसी विवेकानंद जी के विचार के साथ हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे ई वेस्ट की, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की। कि आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। और इससे पहले बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन एंड वगैरह वगैरह, जितने भी पोल्यूशन थे सारा डिस्कस हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बचा हुआ है, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस साउंड पोल्यूशन हो चुका है। आज का जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पर बेस है। आज हम लोग जो बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता क्या है कि जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उपयोग करते हैं, जब वो खराब हो जाता है और जब वो वेस्ट बन जाता है, ठीक, कि आपके उपयोग का नहीं रहता है, और उसको हम लोग, जब वो अनयूज्ड हो जाता है, उसको एक तरफ रख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आता है। जैसे आपने कोई कीबोर्ड खरीदा। ठीक। कीबोर्ड खरीदा आपने, जब तक उसका प्रयोग किया तब तक ठीक है। अगर कीबोर्ड खराब हो गया, ठीक, तो वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। तो वही सारी है कि द डिस्कार्डेड एंड एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ranging from computers equipment used in information and communication technology ICT, home appliances,
audio and video product and all their peripheral and pop, popular, popularly known as electronic waste। ठीक है? जो भी पॉपुलर है पेरिफेरल जो गैजेट है, सारा कुछ को हम लोग क्या जानते हैं, एज ए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के या फिर ई वेस्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें जैसे आईसीटी में जितने भी प्रयोग होने वाले कंप्यूटर के जितने अप्लायंसेस हैं, होम अप्लायंसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है, वो सारा कुछ हो गया। ऑडियो एंड वीडियो जो प्रोडक्ट हो गए वो सारे हैं, ये सब पूरा मिला लिया जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज ए नॉट हेजार्डस, ये खतरनाक नहीं है। ठीक, ये हानिकारक नहीं है। इफ इट इज स्टॉक इन सेफ स्टोरेज, अगर इसको स्टॉक किया जाए एक सेफ स्टोरेज में तो ये क्या होता है, हेजार्डस नहीं है। और रिसाइकिल बाई साइंटिफिक मेथड, और इसको अगर इसको सेफ स्टोरेज में रख लिया जाए और अगर साइंटिफिक मैनर के तरीके से, मेथड के तरीके से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए और इसको रिसाइकिल किया जाए। ठीक, या फिर उसी एरिया में या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके किसी भी एरिया में ले जाए, बट वो होना क्या चाहिए, सेफ होना चाहिए। उसका जो ट्रांसपोर्टेशन जो होना चाहिए सेफ होना चाहिए, और जो उसका रिसाइकिल प्रोसेस है वो साइंटिफिक मेथड के थ्रू होना चाहिए। ठीक, तो फिर ये हैजार्डस नहीं है। अगर इसमें कहीं भी लीकेज होता है, ठीक, तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा और वो एक पोल्यूशन होगा। ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इन इंडिया की, कि इसका इंडिया में क्या हाल है। ठीक, तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग जो 2014 रिपोर्ट आई थी, उसमें यह था कि 17 लाख टन ऑफ ई वेस्ट, 17 लाख टन जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है वो जनरेशन वाज रिपोर्टेड इन कंट्री इन 2014 में 17 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट केवल इंडिया में जनरेट हुआ है। तो आप सोचिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना हुआ होगा। ठीक, नो कम्प्रिहेंसिव स्टेट वाइज इन्वेंटराइजेशन ऑफ ई वेस्ट जनरेशन इन कंट्री हैज बीन डन। ठीक, तो कम्प्रिहेंसिव इसका ना तो कोई डाटा है, एक अनुमान के थ्रू ये लगाया गया कि 17 लाख टन है। अभी हम लोग 14 से 22 में पहुंच चुके हैं, 8 साल गुजर चुके हैं। ठीक, तो ये 17 लाख टन से निकल करके 30 लाख टन के आसपास इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो गया है। ठीक है, पर ईयर जनरेट होता है। तो इतना सारा कचरा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकालते हैं, तो इसीलिए है कि बहुत जरूरी है कि इसका जो साइंटिफिक मैनर के तरीके से इसको रिसाइकिल किया जाए। ठीक, इन इंडिया एमंग टॉप 10 सिटीज मुंबई रैंक फर्स्ट। इंडिया में जो टॉप 10 सिटीज है उसमें मुंबई रैंक फर्स्ट पे आती है इन जनरेटिंग ई वेस्ट, फॉलोड बाई, फॉलो किसको कर रही है, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, सूरत एंड नागपुर। ठीक, तो ये मेजर 10 सिटीज हैं जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जनरेट करते हैं। अगर आगे की बात करी जाए तो द 65 सिटीज जो है जनरेट मोर देन 60% ऑफ टोटल जनरेट ई वेस्ट। ठीक, जो 65 सिटीज हैं इंडिया की, टॉप जो 65 सिटीज हैं उन्हीं से केवल 60% जो ई वेस्ट कचरा जनरेट होता है। बाकी 40% में ऑल इंडिया है, बट ये 65 सिटी ही सबसे ज्यादा करती है। और उसमें से ही अगर 10 स्टेट, अगर 10 स्टेट को लिया जाए वो 70% टोटल ई वेस्ट जनरेट करते हैं, जिसमें से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक, दिल्ली, ये क्या होगा सबसे ज्यादा ई वेस्ट जनरेट करने वाले स्टेट हैं। मोस्ट ऑफ द ई वेस्ट इन रिसाइकिल इन इंडिया अनऑर्गेनाइज, जो भी यहाँ पे रिसाइकिल होता है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जो भी रिसाइकिल होता है वो अनऑर्गेनाइज यूनिट के द्वारा हो रहा है। मोस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसका जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो अनऑर्गेनाइज यूनिट के द्वारा हो रहा है और अनसाइंटिफिक मैनर के थ्रू हो रहा है। इसी के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो मोस्ट हेजार्डस बनता जा रहा है, विच इंगेज साइंटिफिक नंबर ऑफ मैन पावर। ठीक है,
सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मैन पावर भी नहीं है। रिकवरी ऑफ मेटल बाई जो प्रिमिटिव मींस इज अ मोस्ट हजार अटैक। जो भी, क्योंकि देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसमें सिलिकॉन का यूज हो जाता है, गोल्ड का यूज होता है, एंड बहुत सारी कोबाल्ट है, ठीक। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो सारे हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ठीक। तो अगर इनको हम लोग प्रिमिटिव तरीके से अगर इनकी रिकवरी नहीं करते हैं तो ये पोल्यूशन फैलाते हैं एनवायरमेंट में, और वही हो रहा है। अगर पोल्यूशन फैलेगा तो वो हेजार्डस हो जाता है। तो द रिसाइकलिंग प्रोसेस इफ नॉट कैरीड आउट प्रॉपरली, ठीक है, इसको कैरी नहीं किया जा रहा है रिसाइकलिंग प्रोसेस को प्रॉपरली तरीके से, कैन डैमेज बाय ह्यूमन बीइंग थ्रू इनहेलेशन ऑफ गैस ड्यूरिंग रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में जो जो गैसेज हैं वो लीक हो जा रहे हैं इनहेलेशन के द्वारा, ठीक। कांटेक्ट, और जो ह्यूमन स्किन के कांटेक्ट में आती है तो फिर हैजार्डस हो जाती है। हैजार्डस सब्सटेंस एंड कांटेक्ट ड्यूरिंग एसिड ट्रीटमेंट यूज इन रिकवरी प्रोसेस, क्योंकि जब इनका रिसाइकिल किया जाता है तो उसमें बहुत सारे जो एसिड है उनका उपयोग किया जा रहा है उनको क्या कहते हैं रिसाइकिल करने में। तो जो भी अगर वो एसिड यूज हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो वेस्ट पदार्थ निकलेगा ही। अगर वो निकलता है तो वो भी क्या है कि एक तरीके का पोल्यूशन ही है। अगर वाटर के थ्रू हो रहा है तो वाटर पोल्यूशन है, गैस के थ्रू हो रहा है तो एयर पोल्यूशन है, जो मशीन है उसके तरफ थ्रू हो रहा है तो साउंड पोल्यूशन है। तो कुल मिला के अगर साइंटिफिक वे में अगर इसको नहीं किया गया, ठीक, ऑर्गेनाइज यूनिट में किया गया तो फिर ठीक है। अगर अनऑर्गेनाइज एंड अनसाइंटिफिक तरीके से हुआ तो वो पोल्यूशन ही फैलाएगा। प्रॉपर एजुकेशन नहीं है सोसाइटी में, अवेयरनेस नहीं है, ठीक। अल्टरनेटिव जो कॉस्ट इफेक्टिव जो टेक्नोलॉजी है वो अभी अवेलेबल नहीं है। इसके कारण होता क्या है कि जो समस्या निकल के आती है ई कचरे की वो है। और बात यह है कि चूंकि लाइवलीहुड के लिए अनऑर्गेनाइज यूनिट की स्थापना हो जाती है और उसके थ्रू वो अनसाइंटिफिक मैनर की तरह रिसाइकिल प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उससे फिर इलेक्ट्रॉनिक कचरा जनरेट होता है। उसमें जो महंगे महंगे जो मेटल है उनकी रिकवरी भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है तो वो भी वो वेस्ट हो जाता है, ठीक। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है। होलिस्टिक अप्रोच, एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में। तो a holistic approach is needed to address the challenges faced by India in electronic waste management, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है, ठीक। और ये इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को इंडिया फेस भी कर रहा है, ठीक। तो a suitable mechanism need to be evolved to include small unit in unorganized sector and large unit in organized sector into a single value chain। जरूरत ये है कि जितने भी ऑर्गेनाइज यूनिट है, ठीक है, रिसाइकिल प्रोसेस की, उसको हमको ऑर्गेनाइज बनानी है, और जो जो स्मॉल यूनिट है उनको एक वैल्यू चेन में उनको इंटर करवाना है, ठीक। और लोकल लेवल पे स्मॉल यूनिट तो है ही, उसके साथ साथ लार्ज यूनिट की भी स्थापना एरिया वाइज कैटेगराइज करके उसको इंस्टॉल करने की जरूरत है, और एक चेन बनाने की जरूरत है, रिसाइकलिंग चेन, ठीक। और उस चेन में एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें अच्छी तरीके से होती हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का जो मैनेजमेंट है उसको हम लोग हेल्दी बना सकते हैं, और इसकी जरूरत भी है। तो इतना था इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे सॉलिड वेस्ट की। सॉलिड वेस्ट क्या है? तो सॉलिड वेस्ट आर द डिस्कार्डेड अब अबंडेड एंड कंसीडर वेस्ट लाइक, ठीक है, मटेरियल्स। तो जो सॉलिड वेस्ट है वो डिस्कार्डेड मटेरियल है जिसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं कि वो अब यूजफुल नहीं रहा है, तो फिर वो सॉलिड वेस्ट में की कैटेगरी में आ जाएगा। सॉलिड वेस्ट मीन ये है, कोई हो सकता है एनी गार्बेज हो सकता है, रिफ्यूज स्लज्ड फ्रॉम ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वो भी है इसी अंतर्गत है, प्लांट
and air pollution control facility and other discarded material including a solid, liquid and semi-solid and contained gaseous जो material है result from इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड माइनिंग एंड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में जो यूज हो रहा है उसके तरह भी सॉलिड वेस्ट निकलता है एंड फ्रॉम कम्युनिटी एक्टिविटीज उसके थ्रू भी जनरेट होता है सॉलिड वेस्ट बट इट डज नॉट इंक्लूड सॉलिड एंड डिजॉल्व मटेरियल इन डोमेस्टिक सीवेज बट इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जो डिजॉल्व मटेरियल है उसको जो डोमेस्टिक सीवेज है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते एंड सॉलिड और जो डिजॉल्व मटेरियल इन इरिगेशन रिटर्न फ्लो एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज ठीक उसको भी हम लोग नहीं करते हैं उसमें कंसिडर कि वो सॉलिड वेस्ट है तो अब सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत हम लोग मेनली प्लास्टिक वेस्ट को मानते हैं ठीक है अभी प्लास्टिक वेस्ट सॉलिड वेस्ट का एक एग्जांपल है मेजर उसके बारे में हम लोग देखते हैं तो जो प्लास्टिक वेस्ट क्या है कि ये अब प्लास्टिक वेस्ट से पहले प्लास्टिक क्या है तो प्लास्टिक क्या थी कि जब प्लास्टिक की खोज हुई 20वीं शताब्दी में जब प्लास्टिक की खोज हुई तो फिर ये जो खोज थी ये जो रिसर्च थी वो एक बहुत वंडरफुल इन्वेंशन थी बहुत ही वंडरफुल थी यूजफुल थी क्योंकि प्लास्टिक था इसमें हम लोग जो गुड्स थे उनको लॉन्ग समय तक कैरी कर सकते थे उस जो पेपर के मुकाबले मजबूत था हम लोगों को थैले की जरूरत नहीं पड़ती थी ठीक और हम जो पैकेजिंग में चीजें खराब हो जाती थी और उसके लिए अन्यथा चीजों की जरूरत पड़ती थी ठीक तो उस पे हम लोग की डिपेंडेंसी कम हो गई और ये चूंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी था तो जब प्लास्टिक को खोजा गया 20वीं शताब्दी में तो ये वंडरफुल इन्वेंशन थी खूबसूरत खोज थी अब हुआ कि जब प्लास्टिक का यूज वाइडली होना शुरू हुआ अब प्लास्टिक के साथ समस्या ये थी कि प्लास्टिक बहुत ज्यादा समय लेता था आप क्या कहते हैं कि डिजॉल्व होने में प्लास्टिक जो थी वो मेनली डिजॉल्व होने में 100 साल 200 साल 250 साल 300 साल तक लेती थी अगर उसका माइक्रोन अगर कम हुआ तो फिर और ज्यादा भी ये ले सकती थी तो ये कहने का ये हुआ कि ये शताब्दियों तक चलने वाली जो प्रोसेस हो गई थी रिसाइकिल की पहले जो रिसाइकिल प्रोसेस था कि हाँ 2 महीना 3 महीना 4 महीने 5 महीने में चीजें जो वेस्ट था वो रिसाइकिल हो जाया करता था अब वो रिसाइकिलिंग जो टाइम है वो फ्रेम बढ़ता चला गया अब कि जो भी प्लास्टिक थी मान लिया आज आपने सिंगल यूज प्लास्टिक यूज किया और फेंक दिया ठीक तब वो आने वाले 100 200 300 400 साल 500 साल तक वो प्लास्टिक वैसे ही बनी रहेगी उसका रिसाइकिल नहीं हो सकता ठीक है तो ये समस्या शुरू हो गया 20वीं सेंचुरी में ही लास्ट तक ठीक जो मेजर सिटीज थी मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज थी वहां पर ये दिक्कत शुरू हो गई प्लास्टिक वेस्ट की और फिर एनवायरमेंटल हैजार्ड की कैटेगरी में इसको कंसीडर करना शुरू कर दिया गया और ये क्या होता है कि अवैध कल्चर भी होता है बहुत सारे कल्चर में इसको यूज नहीं किया जा सकता है तो फिर ये एनवायरमेंटल हैजार्डस हो गया क्योंकि ये बहुत सारी चीजें प्लांट है एनिमल है सबको ये आ, पर हानिकारक प्रभाव डालता है तो अब बात आती है कि प्लास्टिक है तो उसका सोर्स क्या है जो वेस्ट प्लास्टिक है उसका सोर्स क्या है तो उसका सोर्स ये है कि हाउस होल्ड के द्वारा उसका यूज होता है हेल्थ एंड जो मेडिसिन सेक्टर है उसमें प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज हो रही है उसके साथ साथ होटल एंड जो कैटरिंग है उसमें पैकेजिंग के रूप में प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है एयर एंड रेल ट्रेवल में भी है प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है वाटर बॉटल है ये सारी चीजें तो फिर
वो है पैकेजिंग के लिए आपके जो सामान है, गुड्स हैं, तो कैरी बैग के रूप में बहुत सारा उपयोग हो रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक तो बहुत ज्यादा यूज हो रही है, ठीक। तो इसके इफेक्ट क्या है? तो इफेक्ट क्या है कि द लैंड गेट्स लिटर प्लास्टिक बैग गार्बेज एंड बिकेम अगली एंड अनहाइजेनिक। तो जो लैंड है हमारी, वो अगली हो जाती है और अनहाइजेनिक हो जाती है, क्योंकि उसके स्वास्थ्य पर ये बहुत बुरा प्रभाव डालती है। और जो मिट्टी की उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, ठीक, वो कम हो जाती है, ठीक। और कन्वेंशनल जो प्लास्टिक हैव बीन एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स इन बोथ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक। तो कन्वेंशनल प्लास्टिक है, वो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है, उसके साथ साथ किसमें, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ दोनों में। डायोक्सिन हाईली कार्सिनोजेनिक एंड टॉक्सिक होती है, डायोक्सिन। और डायोक्सिन ही मेन पदार्थ होता है जिससे प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है, ठीक है, ये डायोक्सिन है। तो बाय प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही वन ऑफ द केमिकल्स बिलीव इन passes through a breast milk to the nursing infant बेबी के जो ब्रेस्ट मिल्क है, वो पास होता है किससे, डायोक्सिन केमिकल के द्वारा, ठीक है, उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो फिर वो केमिकल जा करके बेबी में अपना अपना इफेक्ट डालता है, और वो जो होता है हाईली कार्सिनोजेनिक एंड टॉक्सिक होता है, ठीक। तो उस पे हेल्थ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक स्पेशली जो पीवीसी रिलीज होती है दिस डायोक्सिन एंड आल्सो फुरान इनटू द एटमॉस्फेयर। जब भी हम लोग प्लास्टिक को जलाते हैं तो स्पेशली पीवीसी जब जलता है तो उसके द्वारा दो चीजें निकलती हैं, डायोक्सिन एंड फुरान। और ये जब एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो कन्वेंशनल प्लास्टिक राइट फ्रॉम दियर मैन्युफैक्चर दियर डिस्पोजल मेजर प्रॉब्लम टू द इन्वायरमेंट। तो ये फिर इन्वायरमेंट को मेजर प्रॉब्लम देती है। Plastic bag can also contaminate food stuff due to leaching of toxic dye and transfer to pathogen। तो होता है क्या है, प्लास्टिक बैग के द्वारा जो भी हम चीज फूड आइटम लेके जाते हैं तो फिर उसमें पैथोजन ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पैथोजन के लिए वो अच्छा मार्ग, क्योंकि संपर्क मार्ग वही है, प्लास्टिक है, तो वो अनहाइजेनिक एंड टॉक्सिक हो जाता है, ठीक। केयरलेस डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग chokes drain blocks and porosity of soil can cause problem in ground water recharge। तो प्लास्टिक की जब मात्रा बढ़ जाती है लेयर पे, क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट पे, तो फिर होता क्या है सरफेस पे, तो ये ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज सिस्टम है, क्योंकि प्लास्टिक ऐसा ऐसा पदार्थ है कि उससे पास नहीं हो सकता पानी, ठीक है। जहाँ पे जिस मिट्टी में वो पड़ा है, अब उसके नीचे पानी पास ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसका वेस्टेज हो जा रहा है। इसीलिए जो पानी की समस्या ग्राउंड वाटर की है, वो गिरता जा रहा है। प्लास्टिक डिस्टर्ब द सॉइल माइक्रोब एक्टिविटी। ये सॉइल माइक्रोब जो एक्टिविटी है उसको भी डिस्टर्ब करता है। द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल मिसअंडरस्टैंड प्लास्टिक गार्बेज एज फूड आइटम एंड swallow देन एंड डाई। होता क्या है, जो जो एक्वेटिक एनिमल है वो समझ नहीं पाते हैं कि इस प्लास्टिक को फूड आइटम, प्लास्टिक को समझ लेते हैं फूड आइटम, तो उसको खा लेते हैं। अब खाने के बाद ये जब पेट में पहुंचता है तो वहां पे सूजन हो जाती है, और सूजन के कारण उनकी डेथ हो जाती है, ठीक। आप लोग जब न्यूज देखते होंगे तो बहुत सारा आपको एग्जांपल मिलता रहा है कि हाँ व्हेल के पेट से भी प्लास्टिक बहुत ढेर सारा मिला, शार्क के पेट से मिला। तो ये ऐसी ऐसी न्यूज आपको देखती मिलती है, कछुआ के पेट से बहुत सारा प्लास्टिक मिला है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, वही चीजें हैं, तो वो मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं कि ये फूड है या फिर गार्बेज। प्लास्टिक बैग डिट्रियस सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी के लिए डिट्रियस है, एज ए फॉर्म पार्ट ऑफ मेन्योर एंड रिमेन सॉइल फॉर ईयर, ठीक। और ये सॉइल के लिए बहुत सालों तक ये अपना डिट्रिएट होंगे, दिक्कत करेंगे। These bag finding their way into the city drainage system। सिटी ड्रेनेज सिस्टम में जब इंटर कर जाते हैं तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक होने के कारण क्या होता है कि इन इनकन्वीनियंस हो जाता है, डिफिकल्टी हो जाती है मेंटेनेंस में।
और फिर सड़क पे पानी भर जाता है, मोहल्ले में पानी भर जाता है, घर में पानी घुस जाता है, ठीक। और बाकी पूरे जनमानस में बहुत सारी समस्याओं को क्रिएट करता है, ठीक। और ये अनहाइजेनिक होता है एनवायरनमेंट, रिजल्टिंग इन हेल्थ हैजार्ड्स एंड स्प्रेडिंग द वाटर बॉर्न डिजीज। अब जब वाटर भरा रहेगा आपके मोहल्ले में, आपके घर के आसपास, तो मच्छर हो जाएंगे, और बहुत सारे जो जो वाटर से फैलने वाले डिजीज हैं वो अपना प्रभाव डालना शुरू कर देगी। डेंगू शुरू हो जाएगा, मलेरिया शुरू हो जाएगा, ये सारी। डिजाइनिंग इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आर द नीड फॉर द आवर। इस समय जरूरत क्या है हमको कि डिजाइन किया जाए इको फ्रेंडली जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसको, ठीक, कि वो जल्दी से डिग्रेड भी हो जाए इको फ्रेंडली तरीके से, और हम लोग प्लास्टिक का भी उपयोग कर लें, तो फिर हमारे जो डेली यूज है उसमें भी दिक्कत ना पड़े, और इन्वायरमेंट को भी कोई ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, ठीक। तो अभी उस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अब बात आती है टाइप की। सॉलिड वेस्ट आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स, ठीक। अब ये क्या है कि इसको क्लासिफाई अगर सॉलिड वेस्ट को किया जाए तो तीन टाइप है। म्युनिसिपल वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट, या फिर हॉस्पिटल वेस्ट के थ्रू इसको कंसिडर किया जाए। तो अभी बात करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की। तो जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, जो हाउस होल्ड वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन है, या फिर डिमोलिटेशन जो डेबरीज है, सैनिटेशन जो रेसिड्यू है, या फिर जो वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट्स है, ये सारा क्या है, ये म्युनिसिपल वेस्ट के अंतर्गत आता है। जहां पे आप नगर पालिका या फिर ये सारे जो भी कचरा उठाती है वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, सीधा सीधा ये समझिए। विथ राइजिंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ने के साथ, चेंज इन लाइफ स्टाइल, लोगों का जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, और जो फूड हैबिट चेंज हुई है, ठीक, थोड़ा सा भी खाना है उसके लिए प्रॉपर चीजें प्लास्टिक यूज होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज होना चाहिए, अच्छे चम्मच प्लास्टिक वाले यूज होने चाहिए। पहले लकड़ी के चम्मच होते थे, पत्तों के जो भी फूड सर्व करने की जो प्लेट्स होती थी वो बनाई जाती थी, तो वो इको फ्रेंडली थी। अभी क्या है कि अच्छे अच्छे प्रकार के जो नायलॉन है उसका यूज हो रहा है, प्लास्टिक का यूज हो रहा है। तो फिर जो लाइफ स्टाइल चेंज हुई इसके कारण भी बहुत सारा जो जनरेट होता है सॉलिड वेस्ट वो सारा है। द अमाउंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैज बीन इंक्रीज रेपिडली, तो ये रेपिडली बढ़ ही रहा है। एंड इट्स कंपोजिशन चेंजिंग, और ये जो भी कंपोजिशन इन्वायरमेंट का था उसको चेंज कर रहा है। इन 1947 1947 से में जो सिटी एंड टाउन इन इंडिया जनरेट इन एस्टिमेट 6 मिलियन टन ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक। 1947 में भारत 6 मिलियन टन जो सॉलिड वेस्ट है उसको जनरेट कर रहा था, और इन 1997 इन अबाउट 48 मिलियन टन। तो फिर हम 40 साल में कितना बढ़ गए भाई, 42 मिलियन टन हम लोग अधिक सॉलिड वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं, मोर देन 25। अब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट कलेक्टेड एट ऑल। और भी बात यह है कि हम केवल 75 की ही बात कर रहे हैं, जो 48 मिलियन है 75% ही है, तो 12 और जोड़ दीजिए, 12 ये 60 हो जाएगा, 60 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। 97 में भी, उसके बाद हम लोग 25 साल निकल आए हैं, ठीक। तो ये 100 मिलियन टन के उस पार चला जाएगा। तो सोच रहे हैं कितना हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो फिर लाइफ स्टाइल को हम लोगों को तो बदलने की जरूरत है, और इको फ्रेंडली चीजें यूज करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। 75 70% ऑफ इंडियन सिटीज जो है लैक एडिक्वेट कैपेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड देयर इज नो सैनिटरी लैंडफिल एंड डिस्पोज ऑफ द वेस्ट। होता क्या है, जो लैंडफिल एरिया है वहां पे भी जो वेस्ट है सॉलिड वेस्ट उसको भी डंप नहीं किया जा रहा, वहां भी डिस्पोज नहीं किया जा रहा, रास्ते में ही छोड़ दिया जा रहा है, कहीं यहाँ खुला छोड़ दिया गया, थोड़ा सा जगह पड़ा हुआ है सरकारी, म्यूनसिपल वेस्ट वाले ले गए वहीं पे ट्रक उलट दिए, ठीक। तो ये ढेर सारा पोल्यूशन फैला रहे हैं, और उसके कारण दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारी डिजीज पैदा हो रही हैं उसी की वजह से। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर the consumer market has grown rapidly, lending the products being packed in canned aluminum foil, plastic, and other such non-biodegradable items that cause incalculable
कैलकुलेटेबल हार्म फॉर इन्वायरमेंट। जब से मल्टीनेशनल कंपनियां एंड हुआ क्या है कि जो कंज्यूमर मार्केट बना है, कंज्यूमर मार्केट मतलब ये है जो ऑनलाइन से आप लोग सामान खरीदते हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, और ये जोमेटो है, स्विगी है, इस टाइप से जो भी मार्केट जनरेट हुआ है कि हाँ, जो इन मार्केट इन फ्रंट ऑफ योर डोर, ठीक है, आपके दरवाजे पे जो मार्केट आके खड़ा हो गया है, ठीक, कि आप घर से ना निकले, मार्केट आपके घर तक पहुंच रही है। पहले आप मार्केट जाते थे, बाजार जाते थे सामान खरीदने के लिए, बट अभी क्या है, आप घर पे हैं, मार्केट आपके घर पहुंच चुका है। ठीक, तो ये जो लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, उसके कारण क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट है उनमें इनकैलकुलेटिव जो ग्रोथ देखने को मिली है, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है इन्वायरमेंट के सामने। ठीक, तो ये म्युनिसिपल वेस्ट के बारे में था। अभी हम लोग बात करते हैं हेजार्डस वेस्ट के बारे में। तो जो इंडस्ट्रियल एंड हॉस्पिटल वेस्ट इन कंसीडर हेजार्डस एंड दे कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस। हेजार्डस वेस्ट कैलकुली हाईली टॉक्सिक टू ह्यूमन, और जो हेजार्डस वेस्ट होता है हाईली टॉक्सिक होता है, एनिमल के लिए भी होता है, प्लांट्स के लिए भी होता है, और कोरसिव, हाईली इनफ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव। और ये इसके साथ साथ ही बहुत डेंजरस है, और फ्लेमेबल भी है, और उसके साथ एक्सप्लोसिव भी होता है, जो हैजार्ड वेस्ट होता है। ठीक, इंडिया जनरेट अराउंड 7 मिलियन टन ऑफ हैजार्ड वेस्ट एवरी ईयर। 7 मिलियन जो टन है उसको जनरेट करता है। मोस्ट ऑफ इट, और ये सबसे ज्यादा जनरेट कहाँ से होता है, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये 4 मेजर सिटी स्टेट हैं जो सबसे ज्यादा जनरेट करते हैं। आंध्र प्रदेश है, और ये क्या होता है, बिहार और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से भी बढ़कर सबसे टॉप पे है। ठीक? एक नंबर पे आंध्र प्रदेश, दो नंबर बिहार, तीन नंबर पे उत्तर प्रदेश, और चार नंबर पे तमिलनाडु। Household waste then can be categorized and hazardous waste include the old batteries। अब ये hazardous waste मिलता कहाँ, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल देखा जाए तो ओल्ड बैटरीज हो गया, जो शूज पॉलिश होती है उसका है, उसमें होता है, पेंट के टिन में होता है, ओल्ड मेडिसिन है, एंड जो मेडिसिन बोतलें हैं, उन सब में हैजार्डस वेस्ट उनसे जनरेट होता है, क्योंकि जब इनके अंदर का मटेरियल निकल जाता है तो फिर वेस्ट हो गए। इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, मेजर जनरेटर ऑफ हैजार्डस वेस्ट आर द मेटल। अब ये जो इंडस्ट्री है, जैसे मेटल इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, पेपर हो गई, पेस्टिसाइड हो गई, डाई हो गई, रिफाइनरिंग हो गई, और फिर रबर गुड्स इंडस्ट्री जो हो गई, इन सब से सबसे ज्यादा हैजार्डस वेस्ट निकलता है, क्योंकि इसमें टॉक्सिक एसिड का यूज किया जाता है, इसके कारण ये सबसे ज्यादा होता है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू केमिकल इन हैजार्डस वेस्ट सच एज मर्करी एंड साइनाइड कैन बी फैटल। सबसे ज्यादा जो हैजार्डस वेस्ट केमिकल में करती है तो वो मर्करी है और साइनाइड है, ये सबसे ज्यादा अ, दिक्कत कर रही है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट में ये क्या होता है, ये कहाँ जनरेट होता है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वेस्ट की तरह, तो ये जो डायग्नोसिस हम लोग करवाते हैं वहां होता है, जो ट्रीटमेंट के लिए दवाएं हैं, दवाओं का जो रेपर है, ये सारी चीजें उसमें वहां पर होता है। इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल एंड रिसर्च एक्टिविटी वहां उसके लिए होता है। इन प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिंग और बायोलॉजिकल, जो भी टेस्टिंग के दौरान ट्यूब्स हो गए, इंजेक्शन हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, ठीक, वहां से बहुत सारा जनरेट होता है। दिस केमिकल इंक्लूड फॉर्मेल्डिहाइड एंड फेनॉल्स। हॉस्पिटल में फॉर्मेल्डिहाइड और फेनॉल्स, इनका चूंकि यूज होता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए इनका हमेशा छिड़काव होता रहता है, तो उसके द्वारा भी होता है डिसइंफेक्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया होती है। और एंड मरकरी, मरकरी का यूज होता है थर्मामीटर एंड इक्विपमेंट में सबसे ज्यादा। ठीक, देन जो मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर में, ब्लड प्रेशर जो मेजरमेंट है उसके थर्मामीटर में मरकरी यूज किया जाती थी। तो फिर अगर वो इक्विपमेंट खराब होता है तो फिर मरकरी रिलीज हो जाती है, उसको फेंक दिया जाता है। डिप में इंक्लूड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, एनोमेटिकल, कल्चरल डिस्कार्डेड, जो मेडिसिन है, और जो ही स्प्रिंगर्स हो गया, स्वेप्स हो गया, बैंडेज हो गया, बॉडी फ्लूइड्स हो गया, ह्यूमन एक्सक्रेटास जो हो गए सारे, ये सारी चीजें क्या करते हैं, पूरे हॉस्पिटल वेस्ट जो मटेरियल्स है उसमें इन सब सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है। दे आर हाईली इन्फेक्शियस एंड सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ। ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही मतलब
थ्रेट का काम है, और अगर इनका साइंटिफिक तरीके से इसको डिस्पोजल नहीं किया गया तो ये और अधिक टॉक्सिक और हैजार्डस होते जाएंगे, और ये उतनी ही बीमारियों को फैलाते जाएंगे। ठीक। अभी बात आती है कि एक नोटिफिकेशन आई थी बायोमेडिकल वेस्ट की। ठीक है, हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट रूल 1998। These establishment and slowly streamlining and process of waste segregation, collection, treatment and disposal, उसके बारे में एक नोटिफिकेशन आई थी। तब से ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सरकार इस पे काम कर रही है, लेकिन उतना इफेक्टिव तरीके से नहीं जितना होना चाहिए। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब इसका ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट का कैसे किया जाता है और कहाँ पे इसका डिस्पोजल किया जाए, तो उसके लिए क्या है, ओपन डंप्स है। जो ओपन डंप्स है, ओपन डंप्स का मतलब ये है कि जमीन पे कहीं भी फेंक देना, तो कहीं भी नहीं फेंकना है। एक उसका होता है कि जहां भी लैंड को फिल करना है या खाली है, जैसे इसका ओपन डंप अनकवर एरिया टू सॉलिड वेस्ट, तो ये कहता है द वेस्ट अनथ्रेटन अनकवर एंड सेग्रेट होता है। ठीक। और इसको क्या कहता है कि कहीं भी अगर खाली स्थान है जहाँ पे आपको कुछ यूजफुल यूजफुल लैंड बनानी है, तो उसके जो उसकी फिलिंग है, जहाँ पे मिट्टी का फिल किया जाता है, उसके नीचे इसका जो वेस्ट है उसको फिल करके उसके ऊपर मिट्टी लगा करके और ऊपर से सारी चीजें अच्छा करके उसको हम लोग अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और उस पे हम लोग पार्क पार्क को बना सकते हैं, और फिर गाड़ी जो खड़ी करने के लिए जो जगह है, ठीक है, उसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक। तो ये एक ओपन डंप का यूज हो सकता है। लैंडफिल का क्या है, लैंडफिल जनरली लोकेटेड इन अर्बन एरिया में होता है, और ये क्या होता है कि इसको गार्बेज को डंप करके लैंडफिल वाली जगह पे, तो फिर हम लोग जो सॉइल फर्टिलिटी को हम लोग खराब करते थे कहीं भी इसको डाल करके, तो उससे बचाया जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और इस गार्बेज को हम लोग एक जहाँ लैंड माइन खुद चुकी है वहां पे इसको हम लोग फिल कर सकते हैं, और उसको पार्किंग लॉट बना सकते हैं और पार्क भी बना सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ऑल टाइप ऑफ वेस्ट आर डंप इन लैंडफिल एंड व्हेन वाटर सीड, तो जब इस पे वाटर सीड होता है, वाटर इस पे जाता है इनमें, तो फिर ये क्या हो जाता है कि कीचड़ में बदल जाता है, और फिर ये पल्यूट करना शुरू कर देता है ग्राउंड वाटर को लीचिंग के द्वारा। तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम है लैंडफिल के दौरान। ठीक। अभी सैनिटरी लैंडफिल कर सकते हैं हम लोग। सैनिटरी लैंडफिल इज मोर हाइजेनिक एंड ब्यूट इन मेथोडोलॉजिकली मैनर इन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग। प्रॉब्लम की जो लीचिंग सैनिटरी अगर लैंडफिल किया जाए तो वो फिर वो सॉल्व हो सकती है। दीज आर लाइड विथ मटेरियल दैट impermeable such a plastic and clay are the also built are over impermeable soil. Constructing sanitary landfill is very costly, बट ये है वेरी कॉस्टली है सैनिटरी लैंडफिल। इनसेनरेशन प्लांट्स है जो प्रोसेस ऑफ बर्निंग वेस्ट इन लार्ज फ्यूनेशन एंड हाईली टेम्परेचर इन नॉन द इनसेनरेशन इन द प्लांट एंड रिसाइकलिंग मटेरियल एंड सेग्रेशन एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन बर्न एस इज प्रोड्यूस। अगर जला करके उसको एस को प्रोड्यूस करें और उसको प्लांट को अगर दिया जाए तो उसका भी यूज हो सकता है। बर्निंग जो गार्बेज गार्बेज बर्न नहीं होता है और बहुत सारी गैसेज को जनरेट करता है, जिससे दिक्कत हो जाती है। पायरोलिसिस कर सकते हैं। पायरोलिसिस क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंबक्शन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसको कंबेशन करेंगे, और द मटेरियल बर्न अंडर द कंट्रोल एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कंट्रोल जो है, ऑक्सीजन कंट्रोल करके उसको बर्न करेंगे। इट इज द अल्टरनेटिव ऑफ इंसनरेशन। ये इंसनरेशन का अल्टरनेटिव है। द गैस एंड लिक्विड दस ऑफ्टन कैन यूज एज ए फ्यूल। तो उसको हम लोग एज ए फ्यूल, जैसे आपने सुना होगा ना कचरे से बिजली कैसे बनती है, उसका एथेनॉल कैसे बनता है, तो वो यही है पायरोलिसिस के द्वारा। ठीक है, उसका एथेनॉल बना सकते हैं, तो वो थोड़ा सा पेट्रोल पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, डीजल पे। और दूसरा है कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस विद देयर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा मेनली फंगी एंड बैक्टीरिया डिकम्पोज डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट इन ह्यूमन लाइक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसकी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, जो वेस्ट है उसका। अब कंपोस्ट कंपोस्ट खाद बनेगी, उसके द्वारा हम लोग उसका कहीं भी यूज कर सकते हैं। वर्मी कल्चर हो सकता है, जो सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसको वर्मी कल्चर के द्वारा
हम लोग उसका कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। ठीक, जिसमें केचुए जो होते हैं, अर्थवर्म, उनके द्वारा उसको जो उसका जो निकलेगा खाद, उसको हम लोग हाँ एग्रीकल्चर में प्रयोग कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ ही 4 R को हम लोग उपयोग कर सकते हैं। रिफ्यूज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट का। रिफ्यूज मतलब ये है कि अगर जिस चीज का सॉलिड वेस्ट का अगर यूज नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या कहते हैं कि उसका रिसाइकिल और रीयूज एंड रिड्यूस कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसको बैन कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जिनका जिनका हो सकता है कि जैसे थोड़ा सा कम हानिकारक है, तो उनका रिड्यूस कर सकते हैं। कि जैसे मरकरी है, तो मरकरी का हम लोग अल्टरनेटिव ढूंढ करके मरकरी पर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। रीयूज का मतलब क्या है? रीयूज का मतलब है ये है कि अगर प्लास्टिक आपने बनाई, तो प्लास्टिक को जब वो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो भी है बॉटल है, उसको हम लोग कलेक्ट करें और फिर उसका रिसाइकिल करें। रिसाइकिल करके देन फिर उसका फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो ये 4R जो है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके द्वारा सॉलिड वेस्ट को हम लोग कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात आते हैं कि वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्किल, WMC जो था, WMC हेल्प स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री क्लस्टर इन वेस्ट मिनिमाइजेशन इन दियर इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियल प्लांट है, इंडस्ट्रियल प्लांट के द्वारा हम लोग इसको वेस्ट मिनिमाइजेशन को कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल क्लस्टर के द्वारा। दिस इज एसोसिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक, वर्ल्ड बैंक की ये एक प्रोग्राम है, WMC। और ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को साथ में ले करके अपना ये वर्ल्ड बैंक ने इसको नोडल मिनिस्ट्री बनाया है WMC के लिए। और द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द असिस्टेंस ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, एनपीसी न्यू दिल्ली। एनपीसी, ठीक, इसको इम्प्लीमेंट करेगी। और जो नोडल मिनिस्ट्री होगी, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट होगी। अभी इसका नाम बदल गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो गया है। ठीक है। So the initiative also aim to realize the object of policy statement for the abatement of pollution 1992, which state that the government should educate citizens about environment risk and economic and health dangers of जो resource है degradation and the real economic cost of the natural resources है. The policy can recognize that the citizen and governmental जो organization play a role in environmental monitoring, therefore enabling them to supplement the regulatory system and organize the expertise with where such exist and where the commitment and vigilance would be cost effective. होता है क्या है कि ये सारी चीजें करने के बाद हम लोग एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को बना करके इन्वायरमेंटल जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, ये WMC है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो भी उसके उसके सप्लीमेंट के तौर पे सिस्टम के लिए जरूरी चीजें हैं, उसको हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो रिकॉग्नाइज एंड जो एक्सपर्टीज है, उसके लिए हम लोग पर्यावरण का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपर्ट को बुला सकते हैं। और जो भी कमिटमेंट किया गया है, उसको हम लोग विजिलेंस कर सकते हैं। और ये चूंकि होगा, ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो ये क्या था, WMC का एम था, वो क्या करना चाहती है, वर्ल्ड बैंक क्या करना चाहती है इसके लिए, तो वो प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही था। ठीक, आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, WMC के बारे में देखा। ठीक, उसके बाद जो टाइप ऑफ जो डिस्पोजल वेस्ट था, ट्रीटमेंट का था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ सॉलिड वेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम लोगों ने जाना। उसके साथ साथ जो टाइप ऑफ वेस्ट हैं, उनको हम लोगों ने जाना। उसके उससे पहले हम लोगों ने क्या है कि जो इफेक्ट हैं वेस्ट प्लास्टिक के, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और जो सॉलिड वेस्ट है, उसके बारे में जाना। प्लास्टिक वेस्ट है, उसके बारे में जाना। उससे पहले हम लोगों ने ई वेस्ट के बारे में जाना कि उसका क्या प्रभाव है इन इंडिया में, और क्या कितना जनरेट हो रहा है। ये सारी चीजें आज हम लोगों ने इस लेक्चर में जाना। तो फिर अगर आपको ये सारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं,
अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। क्योंकि उम, राष्ट्र हित के लिए या फिर जो स्टूडेंट हित के लिए, विद्यार्थी हित के लिए आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। लाइक करिए ही करिए और कमेंट करना तो ज़रूरी भी है। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी जिस चैप जो भी लेक्चर पढ़ाया जा रहा है उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है आपको, तो फिर उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गुजारिश यही है कि आप लोग शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे परिवार में जोड़िए, स्मार्ट लर्निंग परिवार में। ठीक, तो आप लोगों से यही अपेक्षा है। तो बस आज के लिए इतना ही था। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।